नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कृष्णचंद्र की कहानी टूटे हुए तारे। आइए सुनते हैं। रात की थकन से उसके शाने अभी तक बोझल थे, आंखें खुमार आलूदा और लबों पर तरेट के डाक बंगले की बियर का कसेला जायका। वो बार बार अपनी जबान को होठों पर फेर कर उसके फीके और बेलज्जत से जायके को दूर करने की कोशिश कर रहा था। गो उसकी आंखें मंदी हुई थी, लेकिन पहाड़ों के मोड़ उसे इस तरह याद थे जैसे अलिफ बे की पहली सतर, और वो निहायत चाबुकदस्ती से अपनी मोटर को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, एक आदमी और गालिबन एक औरत, उन खतरनाक मोड़ों पर घुमाए ले जा रहा था। कहीं कहीं तो ये मोड़ बहुत खतरनाक हो जाते। एक तरफ उमूदी चट्टानें, दूसरी तरफ खाई जिसकी तह में झेलम के नीले पानी और सफ़ेद झाग की एक टेढ़ी सी लकीर नजर आ जाती। उन्हीं मोड़ों पर से तो कार को तेज चलाने में लुत्फ हासिल होता था। सारे जिस्म में एक फुरेरी सी आ जाती थी। सुबह की हवा भी बर्फीली और खुशगवार थी। उसमें ऊंची चोटियों की और घाटियों पर फैले हुए जंगलों के जेगन की महक घुली हुई थी। कैसी अनोखी महक थी, अजीब बेनाम सी तरोताजा, निहालों के लबों की तरह। वो अपनी नीम व पलकों के साए में पिछली रात के बीते हुए तरबनाक लम्हों को वापस बुलाने लगा। बियर की रंगत में डूबे हुए सूरज का सोना घुला हुआ था। उसके कसेलेपन में एक अजीब सी लताफत थी। रात की भीगी हुई खामोशियों में दूर कहीं एक बुलबुल नगमा रेंज थी। बुलबुल ने अपने नगमे में खामोशी और आवाज को यूं मिला दिया था कि दोनों एक दूसरे की सदाएं बाजगस्त मालूम होते थे, और वो ये मालूम ना कर सका था कि ये खामोशी कहाँ खत्म होती है और ये मौशिकी कहाँ शुरू होती है। चांदनी रात में सेब के फूल हंस रहे थे और निहालू के लब मुस्कुरा रहे थे। वो लबे जो बार बार चूमे जाने पर भी मासूम दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की कोई चीज भी उन्हें नहीं छू सकती। कैसा अजीब एहसास था। रात की तन्हाइयों में निहालू का हुस्न गैर फानी और गैर जमीनी मालूम होता था। उसके लब, उसकी आंखों की नरमी, उसके बाल स्याह घने और मुलायम जैसे रात की भीगी हुई खामोशी, और फिर उन बालों में सेब के चंद चटकते हुए गुंचे जैसे रात की भीगी हुई खामोशी में बुलबुल के मीठे नगमे। और वो ये मालूम न कर सका कि खामोशी कहाँ शुरू होती है और ये मौशिकी कहाँ खत्म होती है। लेकिन अब तो वो डाक बंगला भी बहुत पीछे रह गया था और इस वक्त किसी पुरस्तानी किले की तरह मालूम हो रहा था। मोड़ों के उलझाव में कार घूमती जा रही थी और उसके तखय्युल में निहालू के लब, जेगन की महक, बुलबुल का नगमा और बियर का सुनहरा रंग चांदी के तार की तरह चमकती हुई सड़क पर उलझते गए। नीचे झेलम का पानी वहसी राग गाने लगा और फिजा में सेब के लाखों फूल आंखें खोलकर चहचहाने लगे। और उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी मोटर को इसी खाई की वसीय खला पर एक बेफिक्र परिंदे की तरह उड़ा कर ले जाए। ये ख्याल आते ही उसने अपने जिस्म में एक सनसनी सी महसूस की और उसकी नींद व आंखें खुल गई। रास्ते में एक चश्मे के किनारे उसने अपनी कार ठहरा ली और देर तक हाथ पांव धोता रहा, आंखों को छींटे देता रहा, एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता रहा और पानी लेकर कुल्लियां करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में रचा हुआ खुमार दूर हो गया और बियर का कसैला जायका भी जाता रहा। अब लब सूखे थे, आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, प्यास और इश्तिहा भी। उसने बोतल खोलकर गर्म चाय उड़ेल ली और शर्द तोस पर मक्खन लगाकर खाने लगा। बदन में गर्मी और कुव्वत आ रही थी, शानों की थकन मादूम होने लगी। अब वो राह चलते हुए लोगों, मोटरों और लारियों को गौर और दिलचस्पी से देखने लगा। इस वादी में बीकानेर के मारवाड़ी अपनी भारी भरकम बीवियों को पहलगाम सैर कराने के लिए ले जा रहे थे। उस कार में एक यूरोपियन मर्द एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरा हाथ उसकी बीवी की कमर पर था, जो अपने लबों पर सुर्खी लगाने में मसरूफ थी। इस लॉरी में बीमार क्लर्क और उनकी अधमुई बीवियां बैठी थीं और उनके बेशुमार बच्चे लॉरी की खिड़कियों पर खड़े गुल मचा रहे थे।
इस लॉरी में सिख ड्राइवर की पगड़ी ढीली हो चुकी थी और वो ऊँघता हुआ मालूम होता था। उसे ख्याल आया कि चंद मील आगे जाकर ये सिख ड्राइवर अपनी लारी को खाई की वसीय खला पर उड़ाने की कोशिश करेगा और फिर दूसरे दिन वो अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ लेगा। मर्री कश्मीर रोड पर एक हादसा, लॉरी झेलम में जा गिरी, सब मुसाफिर झेलम में गर्क हो गए, ड्राइवर बाल बाल बच गया। लॉरी मोड़ पर से गुजर गई। उसी लॉरी में बैठे हुए लोग, जिनमें पंजाब के चंद पहलवान भी शामिल थे, बहुत खुशो खुर्रम दिखाई देते थे। इसी खुशी में गालिबन कश्मीर की नाशपातियों और औरतों की नरमी और गुदाजपन का बहुत हिस्सा था। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि चंद मील आगे जाकर उन्हें मौत से मुकाबला करने के लिए अपनी पहलवानी का सबूत देना पड़ेगा, और ये कि थोड़ी देर में ही वो औरतों की तरह चीखे मारते और खाई पर नाशपातियों की तरह लुढ़कते दिखाई देंगे। इस लॉरी में चंद रेशमी बुर्के सरसरा रहे थे, लेकिन कईयों ने नकाब उलट दिए थे। एक बदसूरत औरत ने, जो एक निहायत खूबसूरत बुर्का पहने थी, जोर से पान की पीक सड़क पर फेंकी और चंद छींटे उड़कर चश्मे के करीब आ पड़ी और वो परे सरक गया। 3 हाथू अपने घुटे हुए सिरों पर तंग टोपियां पहने और कांधों पर नमक के बड़े बड़े डले उठाए गुजर रहे थे। उनके नथुने फूले हुए थे और गाल सुर्ख और चपटे, पाँव में पयाल की चप्पलें थीं। उसे वो ज़र्ब उल मस्ल याद आई। कश्मीर में जाके हमने देखी एक अजीब बात। औरतें हैं मिस्ल परी, आदमी जिंजात। 2 गुजरियां जवान सांवली सलोनी गदराई हुई जैसे रसीली जामुन तेजी से कदम उठाते हुए गुजर गईं। एक ड्राइवर ने अपनी लॉरी चश्मे के किनारे ठहरा ली और इंजन और पहिए ठंडे करने लगा। लॉरी में एक मोटे सेठ का मोटा कुत्ता उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। टॉमी शट अप, टॉमी शट अप, मोटे सेठ ने कई बार कहा, लेकिन कुत्ता ना रुका और लॉरी के मोड़ पर गुजर जाने तक भौंकता रहा। अब सूरज सुबह और दोपहर के दरमियानी वफ़े में आ गया था और उसने चलने की ठानी। उसने सोचा कि आज रात वो चौमील के डाक बंगले में क़ियाम करेगा। गढ़ी तो वो आज रात किसी तरह ना पहुंच सकता था। उसने अपनी ओक में चश्मे का साफो शफ़ाफ पानी पीने के लिए भरा और फिर रुक गया। खामोश कदमों से एक औरत उसके करीब आ गई थी, नौजवान सी और कुछ फरबा अंदाम। उसने नीले फूलों वाली सूसी की एक भारी सलवार पहन रखी थी और उस स्याह कमीज पर उसकी उभरी हुई छातियों के गोल खम नजर आए और चश्मे का साफो शफ़ाफ पानी उसकी ओक से बाहर छलकने लगा। और कुछ अरसे के बाद उसके पतले प्यासे सुर्ख लबों की तरह देखकर उसे अपना सवाल बेमानी सा मालूम हुआ। औरत चश्मे में से ओक भर भर कर अपनी प्यास बुझाती और उसकी प्यास तेज होती गई। औरत के लब और गाल गीले हो गए और काने में करीब बल खाती हुई जुल्फ भी, और फिर यकायक दोनों की निगाहें मिली। औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को ठंडे पानी के छींटे देने शुरू किए। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मैं नक्कर में अपने मैके गई थी, अब बुलंद कोट अपने ख्वाहिंद के पास जा रही हूँ। बुलंद कोट किधर है? औरत ने कहा, यहाँ से 7-8 कोस तक तो मैं इसी सड़क पर चलूंगी, फिर आगे जंगल से एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ता है, वो रास्ता हमारे बुलंद कोट की तरफ जाता है। बहुत ऊंची और सर्द जगह है। तो फिर तुम वहाँ क्यों रहती हो? यहाँ देखो कितना खुशगवार मौसम है और इस चश्मे का पानी कितना ठंडा और मीठा है। औरत ने हंसकर कहा, हम बकरवाल लोग हैं, हम भेड़ों बकरियों भैंसों के गल्ले पालते हैं। आजकल उन ऊंचे इलाकों पर बहुत उम्दा उम्दा हरी हरी घास होती है जो बर्फ के घुल जाने पर फूटती है। उस बारीक नर्म और हरी दूब को हमारे मवेशी बहुत शौक से खाते हैं, और चश्मे तो वहाँ इससे भी ज़्यादा ठंडे और मीठे हैं। उसने बात का रुख बदल कर कहा, क्या तुमने कभी मोटर की सवारी की है? हाँ, एक बार लॉरी में बैठी थी जब मेरी शादी हुई थी। कितना अरसा हुआ? 2 साल। वो अपना रखते सफ़र बांधने लगा। औरत की नाक पर पानी की 2 बूंदें अभी तक लटक रही थी और गीली जुल्फ दाहिने गाल से चिपक गई थी। उसने कहा, तुम्हारी नाक पर पानी की 2 बूंदें हैं। और फिर वो यकायक दोनों हंसने लगी। 2 बूंदें, 2 साल, 2 गुलाइयाँ। और उसने आहिस्ता से कहा, आओ तुम मेरी कार में बैठ जाओ, कम से कम 7-8 कोस तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत हिचकिचाई,
लेकिन मोटर का दरवाज़ा खुला था और उसने उसे अंदर ढकेल दिया। और फिर क्या, ये मोटर भी 2 आदमियों के सफ़र के लिए ना बनाई गई थी, एक मर्द और गालिबन एक औरत। और उसने गैर शेयरी तौर पर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। औरत के जिस्म में एक खफीफ सी झुरझुरी पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। मोटर भागती गई और उसका हर नफस आतिशी होता गया। आग और समुद्र जिनमें बुलंद कोट की रिफ़अतें गर्क हो जाती हैं और वक्त मिट जाता है। जब वो चौमेल के डाक बंगले पर पहुंचा तो हर तरफ शाम की उदासी छा रही थी। सामने का स्याह पहाड़ किसी वसीय किले की दीवार मालूम हो रहा था और दरख्तों की चोटियां, पहरेदार की बंदूकें। अब वो फिर अकेला था। उसे अपने आप से, किले की दीवार से, पहरेदारों की बंदूकों से, फिजा की तन्हाई से डर महसूस हुआ। अपने आप से डर, इस तीरगी से डर जो उसकी रूह पर छाई हुई थी, रात के गहरे सायों की तरह, जैसे वो अफसुर्दगी के दलदल में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा हो। उसने डाक बंगले के बैरे को आवाज देकर कहा, एक व्हाइट हॉर्स खोल दो। और फिर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। जाने अजीज के मुकाबले में 10 रुपए के नोट की क्या अहमियत थी। कागज का हकीर टुकड़ा। बोतल अपने सामने देकर उसने सोचा, अब मैं बच जाऊंगा, अब इस दलदल में नहीं धंसूंगा। और उसने बोतल को जोर से गर्दन से पकड़ लिया, शायद कहीं वो उसका दामन छुड़ा कर ना भाग जाए। उसने बैरे को आवाज दी, जी सरकार, एक मुर्गी भून लो, देखो दुबली पतली ना हो। बहुत अच्छा सरकार। और हाँ देखो, उसने बैरे के हाथ में 5 का नोट देकर कहा, एक ले आओ, दुबली पतली ना हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बैरे की बाछें खिल गई, आंखें चमक उठी, गर्दन की रगें एक कस्साब की तरह तन गईं। उसने खुश होकर कहा, हुजूर बेफिक्र रहें, ऐसा उम्दा चूजा लाऊंगा कि जाओ जाओ, उसने जल्दी से कहा और बोतल को गिलास में उड़ेलना शुरू किया। डाक बंगले के बाग में बीने और रुदने बारी बारी बोल रहे थे। बीने कहते पे पे पी, रुदने कहते बड़ी री री। फिर दोनों चुप हो जाते और यकायक कोई नजर न आने वाला परिंदा किसी दरख्त पर फड़फड़ाने लगता। और उसने सोचा कि वो उसी वक्त गैरेज में जाकर अपनी मोटर से लिपट जाए और आंसू बहा बहा कर कहे, मैं अकेला हूँ मेरी जान, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बड़ी री, जी जी जी, पी पी पी। क्या वो जिए या पिए, बोतल खाली हो गई और वो मेज पर सर पटक कर झुक जाने को था कि यकायक किसी ने उसके शाने को हिलाया। बैरा उसके पास खड़ा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम जुबेदा है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ा। बैरे ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने उसे झिड़क कर कहा, हट जाओ, मैं कमरे में खुद चला जाऊंगा। वो उस वक्त इस जर्री स्याह की तरह महसूस कर रहा था जो किसी दुश्वार गुजार बर्फिस्तान में सफ़र कर रहा हो। एक स्याह खाई सी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ कमरे में एक कोने पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था। रोशनी चारों तरफ, तारीकी का समुद्र और बीच में रोशनी का मीनार। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। शायद वो अब भी बच जाएगा। यकायक उसने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और वो रुक गया। बैरे ने औरत को अंदर ढकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। औरत दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आओ आओ, उसने औरत की तरफ हाथ हिलाकर झूमते हुए कहा, इधर आओ, रोशनी इधर है। औरत हौले हौले कदमों से करीब आ गई थी। उसके बालों के ऐन दरमियान से एक सीधी मांग निकली हुई थी, चांदी के तार की तरह, और उसने दोनों तरफ बालों में पुरतकल्लुफ अंदाज में सित्था लगाया हुआ था। सत्थे का मोम बालों पर लैंप की रोशनी के इन इकास से बार बार चमक उठता था। उसके कानों में चांदी की एक एक बाली लटक रही थी। उसने औरत के शाने पर झुककर राजदराना लहजे में कहा, क्यों, तुम उदास हो? तुम्हारा नाम क्या है? जुबेदा, उसने बेजान लहजा में कहा। शुबेदा? शुबेदा, उसने हंसकर कहा। सुबेदा हूँ। क्या खूब, उसने उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। ये क्या है सुबेदा? प्यारी शुबेदा, ये सित्था है। ये मोम और जंगल के जेगन से बनता है। इससे बाल खूबसूरत खूबसूरत शुबेदा। आ, उसने हंसी और हिचकी के बीच के लहजे में कहा।
तुम बहुत खूबसूरत हो शुबेदा। उसने जुबेदा के साफ और गुलाबी रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर वो अलग हटकर खड़ा हो गया और उंगली से उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, तुम शुबेदा हो? नहीं, तुम मेरी माँ हो। ही। और वो उसके करीब आ गया। औरत ने यकायक उसके बाजुओं को झटक दिया और उसे किसी सांप ने डस लिया हो। हाँ, वो चिल्लाकर बोला, शुबेदा माँ है? शुबेदा मेरी बहन है? शुबेदा मैं गुनहगार हूँ। शुबेदा तुम यहाँ क्यों आई? आँख है, मैं गरीब हूँ, जुबेदा ने आहिस्ता से कहा। गरीब? ही। मेरा बच्चा बीमार है, जर्रा, मेरा नन्हा सा जर्रा। डॉक्टर ने कहा है उसे निमोनिया हो गया है। वो 4 रुपए फीस मांगता है। बैरे ने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे दो। निमोनिया? ही। उसे खैराती अस्पताल ले जाओ ना। निमोनिया नत्था जरा, यहाँ एक ही तो अस्पताल है, औरत ने उदास लहजे में कहा, और वो भी खैराती। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे देना, सिर्फ 1 रुपया। बस, फिक्र ना करो। ना नन्ही शुबेदा, वो उसकी गर्दन में लिपट कर कहने लगा, मैं तुम पर मरता हूँ खूबसूरत शुबेदा। मैं अकेला हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे बचाओ शुबेदा। उसने उसके शाने पर सर रख दिया और फूट कर रोने लगी। वो सोया पड़ा था। औरत के गले में उसके बाजू हमाइल थे, जैसे व्हाइट हॉर्स की बोतल पर उसकी उंगलियां। लैम्प की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। काली रात के सन्नाटे में नजर न आने वाले बीए और रोने अभी तक बहस किए जाते थे। जी, पी, लेकिन उन्हें सुनने वाला मौजूद न था। खाई उसके सर पर हमवार हो चुकी थी। जब वो जागा तो खुमार उतर चुका था। रोशनी बुझ गई थी। साए गायब हो चुके थे। बीने और रोने खामोश थे। सुबह का हल्का सा परतों चारों तरफ छन रहा था। वो अभी तक उसकी आगोश में मदहोश पड़ी थी। बरहना शित्थे से आरस्ता किए हुए बाल परेशान थे और शपीद गर्दन के उन हिस्सों पर सुर्ख निशान थे जिन्हें वो बार बार चूमता रहा था। उसने नीम व आंखों से उसे सर से पांव तक देखा। सुडौल गुदाज सांचे में ढला हुआ जिस्म। वो आहिस्ता से उसके पिंडों पर उंगलियां फेरने लगा। औरत के सारे जिस्म में एक लर्जिश पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। उसके लबों से एक आह से निकली और उसने आहिस्ता से उस मदहोशी के आलम में कहा, जर्रे, प्यारे नन्हे जर्रे। और फिर उसके नीम व लब उसी तरह आपस में मिले, जैसे माँ अपने प्यारे बेटे को चूम रही हो। नन्हा जर्रा। यकायक वो चौंक पड़ा। गुजरी हुई रात के महूम से साए उसकी आंखों के आगे आते गए। नन्हा जर्रा, निमोनिया, डाकदार। वो कांपने लगा। 3 रुपए, 4 रुपए, सिर्फ 1 रुपया। उसने फौरन अपने बाजू उसकी गर्दन से हटा लिए। नन्हा जर्रा। और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अपनी माँ से जिना कर रहा हो। और वो यकलख्त बिस्तर से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया और फटी फटी निगाहों से उस औरत की तरफ तकने लगा जो अब जाग गई थी और बरहना थी और सारी रात उसकी आगोश में रही थी। वो चीख कर कहने लगा, छुपा लो अपने आप को इस कंबल में। दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्यों इस तरह परेशान निगाहों से मेरी तरफ देख रही हो? सुनती नहीं हो क्या? मैं कहता हूँ उठो मेरे बिस्तर से। ये लो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ये सब ले लो। भागो यहाँ से, भागो। और उसने उस औरत को कंबल उड़ाकर उसके कपड़े उसके हाथ में देकर उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत देर तक वो बिस्तर पर सर पकड़े बैठा रहा। दिलो दिमाग पर एक मुबहम सी उलझन एक मकड़ी के जाले की तरह तनी हुई थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी और वो कुछ ना सोच सकता था। बार बार अपने उलझे हुए लंबे बालों में उंगलियां फेर कर उस मकड़ी के जाले को दूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर जब बैरे ने आकर उससे कहा, साहब
गुस्ल खाने में गर्म पानी धरा है। तो वो बेदली से उठा और पोटेशियम परमैंगनेट की पिचकारी उठाकर गुस्ल खाने में घुस गया। तबीयत बेमजा सी हो गई थी और मुंह का कड़वा कसैला जायका होश आने पर भी दूर ना हुआ था। शाने बोझल से थे। नहाकर वो बरामदे में मेज पर कोहनियाँ टेक कर नाश्ते का इंतजार करता रहा और अपने आप को कोसता रहा। होशियार बैरे ने नाश्ते पर बियर बोतल हाजिर कर दी। बियर के खुशरंग सयाल ने आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात की रौ को बदल दिया। उसकी तबीयत मुजर्रा होती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा और सीटियां बजाने लगा। बीती हुई रातों के लम्हे खुशगवार और दिलकश बनते चले गए। सत्थे से चमकते हुए बाल, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम, निहालू का गैर फानी हुस्न, बुलबुल का नगमा, पपीहे की पीपी और सेब के फूल चांदनी में हंसते हुए, यकायक किसी रास्ते में चमकते हुए चश्मे का ठंडा पानी और मीठा पानी उसकी आंखों के सामने खुशी से उछलने और उबल उबल कर कह कहे लगाने लगा। और उसे अपनी कार की याद आई जो गैरेज में पड़ी उसकी राह तक रही थी। वो खड़ा हो गया और उसने बैरे को इनाम देकर पूछा, गढ़ी का डाक बंगला यहाँ से कितने मील दूर होगा? 110 मील सरकार। हाँ, बैरे का क्या नाम है? खादिम शाह हुजूर। बहुत अच्छा आदमी है, बैरे ने कहा। साहब लोगों का पुराना खादिम है हुजूर। डाक बंगले के करीब एक मोड़ काटते हुए उसे एक नीले रंग की कार मिल गई जो डाक बंगले की तरफ आ रही थी। एक भारी जिस्म और दोहरी ठोड़ी वाला आदमी, उसने स्याह फुंदने वाली रूमी टोपी पहन रखी थी, कार चला रहा था। उसकी बगल में एक औरत बैठी हुई थी। नीली सूसी की सलवार, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम और आंखों में आदि मुजरिमों की सी बेजान उदासी। और वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। महरम नहीं है, तू ही नवाहाय राज का। गरीब औरतों ने अपनी ख्याली इस्मत की खातिर पहाड़ों पर बुलंद कोट बनाए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके मैके और ससुराल एक मीठे चश्मे से दूसरे मीठे चश्मे तक और एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक महदूद थे। उसने दिल ही दिल में खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उन लोगों को गरीब बनाकर उसके लिए दिलकश रातें मुहैया की थीं। जुबेदा, वाइट हार्स और भुना हुआ मुर्ग। इलाही, कैसी कैसी नियमतें तूने बनाई हैं। उसके तखय्युल में गढ़ी का डाक बंगला एक पुरस्तानी किला नजर आने लगा और उसने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी। मोटर के आगे और पीछे चीड़ और देवदार के घने और सब्ज जंगलों के दरमियान चांदी के तार की तरह चमकती हुई वो पक्की सड़क फैलती जा रही है। एक मीठे चश्मे से दूसरे चश्मे तक, एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक, एक अमीर की जेब से दूसरे अमीर की जेब तक। ये वही नुकरई तार है जिसने इंसानों के दिल तारीक कर दिए हैं, औरतों की इस्मतें वीरान कर डाली हैं और समाज की रूह को आतिशक के जहन्नुम में झुलसा दिया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।